जो कि इस आईसी से कन्वर्जन पॉसिबल हो पाता है। तो अंदर का सर्किट आईसी का खराब हुआ था, लेकिन सिर्फ सेंसर का कन्वर्जन का सिग्नल खराब हुआ था। और एक्चुअल में इसमें ना जो आईसी लगती है उसका से एक एडिशनल सर्किट इसमें लगाया जाता है। स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आप हैं स्कैन कार्स के साथ। तो आज आप लोगों के लिए अनदर क्रिटिकल रिपेयर वीडियो लेकर के आया हूँ मैं, जिसके अंदर में हमारे स्टूडेंट ने इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो मेरे साथ में तैयब है। तैयब हमारे 28th बैच के स्टूडेंट है। इनको अभी कंप्लीट किए हुए अपनी ट्रेनिंग 1.5 मंथ ही हुआ है, क्योंकि हमारा करंटली 30th बैच चालू है। और तैयब ने हमारे पास में व्हीकल डायग्नोसिस एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल रिपेयर सीखा है। तो आज रिव्यू नहीं, आज मैं चाहता था कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ से जाने के बाद में। और पहली बार में उनके पास में एक ऐसा प्रॉब्लम आया जो कि इंडस्ट्री में कई लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो रेनॉल्ट के डस्टर का कॉन्टिनेंटल का जो ईसीएम आता है उसके अंदर में आप जानते हैं कि क्रैंक सेंसर का रेगुलर फॉल्ट आता है। अब ये फॉल्ट आने पर हमको सिंपली आईसी चेंज करनी होती है। ये तो कई जन बताते हैं, कई जन को पता है, बट आईसी नहीं मिल पाती, अवेलेबल हो पाती। तो इस वजह से एक एडिशनल सर्किट इसमें लगाया जाता है, जो कि कई सारे लोग इंडस्ट्री में जो माहिर भी है वो नहीं कर पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ को तैयब ने 1.5 मंथ के अपनी ट्रेनिंग के बाद में भी उनकी भी उसके अंदर में विल रही है, उनकी मेहनत रही है, जिसके ज़रिए से उन्होंने ये करके सॉल्व करके लेकर के आए हुए हैं। और वो चाहते थे कि सर मैं खुद ढूंढ रहा था और ये चीज़ के ऊपर ना मुझे कोई वीडियो नहीं मिली, मैंने भी कुछ बना करके डाली नहीं थी, बिकॉज कभी मौका नहीं मिला। तो कि इसको हम चाहते हैं कि इसे लोगों तक पहुंचाया जाए एंड आप लोगों तक ये पर्टिकुलर रिपेयर कैसे पॉसिबल है और इस सर्किट के अंदर में क्या एडिशनल फिटिंग की जाती है ये बताया जाए। ओके, तो पहले मैं तैयब से उनका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, जो कि आपके साथ वो शेयर करेंगे इस मॉड्यूल को रिपेयर करने के पीछे कैसा था, कि पहली बारी जब क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है तो कैसा फील होता है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। एंड फिर उसके बाद में आपको आगे मैं ये बोर्ड के अंदर में रिपेयर करने के लिए क्या क्या कनेक्शंस है, वायर्स जो आप यहाँ जंपिंग करके देख रहे हो, ये वायर्स को कहाँ पर लगाना है, किन पिंस पर लगाना है, जिससे कि आप ये सर्किट खुद बना सकते हैं, ये डिटेल आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसे ही प्रॉब्लम्स क्रिटिकल से क्रिटिकल हो चाहे सिंपल हो, जो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी कभी इसमें फंसे तो उनको भी मदद हो सके इस वीडियो के माध्यम से, वो भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके निकाल सकें। ओके, और साथ ही साथ में अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्कैन कार्स के ऑफलाइन सेंटर पे आप आ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए। हमारे कोर्सेज की इंक्वायरी करने के लिए उन पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, अभी मैं चाहूँगा कि तैयब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनका इस ईसीएम को लेकर के क्या एक्सपीरियंस रहा है पूरा। यस तैयब सर, जब ये प्रॉब्लम आई गैरेज पे गाड़ी आई तो मतलब भाई ने बोले कि ईसीएम में प्रॉब्लम है। तो मैं बोला ठीक है, चेक करते हैं। वायरिंग हम लोग ने डायग्नोस करने के बाद सब चीज़ चेक करे तो ईसीएम में ही फॉल्ट निकला। तो फिर बाद में घर पे जाके मैंने मतलब अपने शॉप पे जाके उसको चेक वेक किया। तो फिर मुझे ना लाइन ट्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, और एक्चुअल में इसमें ना जो आईसी लगती है उसका डेटा भी नहीं मिल रहा था। जहाँ पे जो सीकेपी सेंसर के दोनों जो पिन आउट जा रहे थे वो आईसी का डेटा शीट भी अवेलेबल नहीं था। तो मैं काफ़ी परेशान था, पूरी रात मैंने इस पर मेहनत किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि वोल्टेज सब शॉर्टिंग वोटिंग सब बराबर थी। सर फिर मतलब जब मैं सुबह परेशान हो गया तो मैं सोचा एक बार सर से बात कर लेता हूँ। तो सर को मैंने कांटेक्ट किया, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो सर ने बोले ठीक है आप मेरे पास आ जाओ, हम लोग करते हैं। ये काफ़ी मतलब मार्केट में मतलब कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मतलब कोई बताता नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, हम लोग मतलब यहाँ पे आके मैंने सर से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बताया। तो सर ने मेरे को बताया कि ये सर्किट है, यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ मतलब हम लोग ने रिसर्च करे, पहली बात तो देखे कि क्या फ़िल्टर कहाँ पे लगता है। तो दूसरी गाड़ियों में कौन सा ये सर्किट ऐसा है सीकेबी सेंसर का जो ये फिल्टरिंग का काम करता है, सेंसर इसका सीकेबी सेंसर का। तो हम लोग ने ये फ़िल्टर को दूसरे ईसीएम से निकाल कर कट करके निकाले वो पार्ट, फिर बाद में उसको कहाँ कहाँ लगाना है सर ने मुझे गाइड करते गए और मैंने कोशिश किया उस पर लगाते रहा। ओके, तो तैयब एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने जब फिल्टर पे बात आने से पहले आपका रिजल्ट क्या रहा है? तो एक रिजल्ट वो चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट क्या था, कि भाई प्रॉब्लम जो है आपकी आईसी से है या प्रॉब्लम बीच में, ये आपने कंफर्म कैसे किया था? हाँ सर, एक्चुअल में मैंने जब मतलब अपने से
ट्रेसिंग करा बाद में, मतलब फिल्टर लगाने से पहले ट्रेसिंग किया ना, तो मेरे को जो वोल्टेज है ना यहाँ पे दोनों में वोल्टेज मेरे को कम लग रही थी। उस पर मेरे को शक हो रहा था कि वोल्टेज दोनों पे कम है, 1.6 समथिंग दोनों पे आ रही थी। तो जब मैंने उसको ट्रेस किया, उसके डिस्कनेक्ट करके MCU से जो भी ट्रेस करते हुए जब मैं पहुंचा ना, तो ड्राइवर IC एक है वहाँ पे ना वोल्टेज वो कम निकल रहा था। तो मैंने उसको ट्रेस करते हुए देखा बीच में एक रजिस्टर था जो अपने मतलब उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू खराब आ रही थी। तो मैंने जब उसको चेंज किया तो मेरे को बराबर 2.5 वोल्टेज दोनों पे मिलने लगा। तब मैंने गाड़ी पे उसको लगाया, मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं। गाड़ी पे लगाया, तो मैंने जब गाड़ी पे लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, मतलब सेंसर का फॉल्ट भी चला गया, लेकिन अब एक नया फॉल्ट आने लगा। रेस देने पे एक नया फॉल्ट आने लगा। वो फॉल्ट आ रहा था इनकरेंस सिग्नल का, मतलब गाड़ी को सिग्नल बराबर नहीं मिल रहा है। और पहले फॉल्ट क्या था? पहले फॉल्ट था नो CKP सेंसर, मतलब नो सिग्नल, CKP सेंसर का नो सिग्नल था। ओके। देन मतलब मेरे को लगा कि सिग्नल बराबर नहीं मिल रहा है MCU को, तो मैंने सोचा कि जो हम लोग ने फिल्टर बनाए थे उसको लगा के देखते हैं। और जैसे मैंने फिल्टर लगाया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गाड़ी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चल रही है सर। ओके, तो इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब आया था तो हमने इसमें आइडेंटिफाई करने के बाद इनपुट ये था कि भाई सब कुछ ओके है लाइन में। तो हमने फिल्टर सर्किट को रेडी किया, रेडी करने के बाद में बोर्ड में लगाए, लगाने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, बिकॉज वो टाइम पे जो IC हमारे पास थी वो IC जो आउटपुट निकालनी चाहिए फिल्टर सर्किट की IC वो नहीं निकाल रही थी। अब जब फिल्टर सर्किट का आउटपुट नहीं निकल रहा था तो क्लियर डाउट था कि भाई ये जो सर्किट है ना इसी के अंदर में प्रॉब्लम है। अब अनफॉर्चुनेटली वो पर्टिकुलर IC दूसरी अवेलेबल तो इमीडिएटली मेरे पास नहीं थी। तो मैंने बोला एक काम करो, आप चले जाओ, ये जो IC आपको कहीं से अवेलेबल हो जाए तो सेम IC इसमें लगा देना एंड देन ट्राई करना। बट उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो एक बार फिर से क्या होता है, देखो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है कि हमने ऑलरेडी एक काम किया है बट उसमें शायद कुछ कमी रह गई हो। जैसा तैयब ने भी स्टार्टिंग में कहा कि मैंने चेक कर लिया था बट जब वापस सेकेंड टाइम चेक किया तो रेजिस्टर के वैल्यू एक्चुअली इनफॉल्टी मिले, जिसके कारण वोल्टेज नहीं बन रहा था। और फर्स्ट टाइम पे हुआ यही था कि हमने उस पर काम ही नहीं किया था, क्योंकि हमारे हिसाब से वो ओके था। तो हम डायरेक्टली फिल्टर सर्किट लगाने पर गए एंड देन चेंज करने के बाद में सब कुछ ओके होना चाहिए था, बट हो नहीं रहा था। तो डाउट यही है कि भाई अभी भी बोर्ड के अंदर में कोई ना कोई कंपोनेंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, एक बार रीचेक किया जाए। तो रीचेक होने के बाद में फिर सर्किट बिठाया एंड सर्किट बिठाने का ओके हो गया। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपके सामने ही है कि बोर्ड के ऊपर में सर्किट इंटरनली बैठा हुआ है और ये ब्लैक कवर के अंदर कुछ छुपाया नहीं है, अंदर सर्किट प्रॉपरली है इस बोर्ड के अंदर में। तो यहाँ आप सर्किट देख सकते हैं, कवर करके रखा है ताकि बोर्ड ऑन है, शॉर्ट ना हो सके, उससे बचाने के लिए इसको कवर करके रखा हुआ है। ओके, इसको वापस अंदर आराम से रख लेते हैं। तो वापस सर्किट को अंदर रख लिया। तो अभी ये सर्किट को मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पहले देख लेते हैं फॉल्ट कोड गया या नहीं हमारा। ओके, तो यहाँ पर कनेक्टेड है स्कैन डायरेक्ट के ऊपर में हमारा चेक लाइट, मेन रिले ऑन है और बोर्ड डायग्नोस होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फॉल्ट कोड क्या आ रहा है फिलहाल के इसमें, या मैं नहीं, बेटर तैयब को ही बोलता हूँ कि तैयब भी दिखाया आपको कि फॉल्ट कोड क्या आ रहा है, वही डायग्नोस करके बताएंगे। तैयब आप ले लो। अब हम लोग स्कैन करके देखते हैं कि क्या फॉल्ट आ रहा है। लोकल डायग्नोस में जाएंगे, इसमें रेनॉल्ट सर्च करेंगे। ए में है ना, अल्फाबेटिकल है वो। ओके, MNOPQR। यस। अब ऑटोमेटिक सर्च में जाएंगे। यस, ऑटोमेटिक लेगा नहीं ना वो? ले रहा है सर, ले रहा है। हाँ। ओके, डस्टर में जाएंगे, ओके, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ओके, अब देखते हैं हम लोग फॉल्ट क्या आ रहा है इसमें। ओके। तो ये जितने भी फॉल्ट कोड है ये सारे के सारे इग्निशन ऑन पे आते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें बायस वोल्टेज पे या तो फीडबैक सर्किट पे काम करती हैं। तो इन सब में फॉल्ट आने ही वाला है। ओके, ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। नो, तो CKP का कोई फॉल्ट कोड कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है। ओके, तो CKP का नहीं है, यानी ये जो सर्किट हम लगाए हुए हैं इससे सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग को दिखाया जाए कि ये कैसे प्रॉब्लम को हम ये कैसे आप भी अपने पास में सॉल्व कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया तैयब। जी सर।
ठीक है, आई होप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो और ऐसे ही आगे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स भी और अच्छी प्रॉब्लम्स आपके पास आते रहें और आप सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो इनके बदौलत आज आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा जो आपको आया है। बिलीव मी, ये प्रॉब्लम है ना, इंडस्ट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग मैंने सॉल्व की, बट ये एक मेरे पास में भी कभी नहीं आया। ठीक है, पहली बार इनके जरिए से मेरे पास में आया, इतने साल काम करने के बाद भी, बिकॉज मेरा ट्रेनिंग में आने के बाद से मेरी टीम ही हैंडल करती है रिपेयर का, तो मैं भी पहली बार इस पर काम कर रहा था जो काम कर रहा था एंड सक्सेसफुल रहा। तो मैं चाहता था कि ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ठीक है, कि आप लोगों को बताया जाए कि कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सर्किट बनाए हैं। ओके, तो चलो अभी तैयब को बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोग भी कमेंट में बोल देना थैंक यू सो मच उनको भी। ठीक है, आप और अगर कोई चाहते हैं कि आप अपना कंट्रोल मॉड्यूल, अगर कोई आप इलेक्ट्रिशियन है उनके पास से आप चाहते हैं अपना कंट्रोल मॉड्यूल रिपेयर कराना चाहे, आप अपना व्हीकल का कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ वेरी केपेबल पर्सन। ठीक है, आपका वर्कशॉप कहाँ पर है तैयब? दहीसर में सर। दहीसर में है, तो दहीसर में तैयब का वर्कशॉप है। दहीसर में जाने के अंदर नाम क्या है वर्कशॉप का? स्टार ऑटो। और एग्जैक्टली कहाँ पे है? ये हम लोग आईसी कॉलोनी के पास है सर। आईसी कॉलोनी में मेन लिंक रोड पे ही है। ओके, तो आईसी कॉलोनी मेन लिंक रोड के पास स्टार ऑटो में तैयब ईसीएम रिपेयरिंग एंड व्हीकल डायग्नोसिस दोनों कर रहे हैं। यस सर। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी अगर वहाँ पर आप, वहाँ से कोई अगर देख रहा है और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उनके पास में बिल्कुल लेके जा सकते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो अब मैं आप लोगों को डिटेल देने पे आ जाता हूँ कि किस के ये सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है एंड इसको सॉल्व कैसे कर पाता था मैं। कि हमारी इंडस्ट्री में ना एक चीज़ मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ जो भी आते हैं, कि हम ना छुपा के रखने में बहुत बिलीव करते हैं, कि हमें जो नॉलेज है, हमें जो आता है, जो हम करते हैं, ये ना हम बहुत छुपाते हैं। और पता नहीं क्यों हर किसी को ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, मैंने अगर एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की है जो कि अभी फ़िलहाल किसी को नहीं पता है, तो वो मैं किसी को नहीं बताऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखो यही होगा कि आने वाले 2 महीने, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल तक आप उसको छुपा पाओगे, तब तक आप उससे पैसे कमाने के पीछे जाओगे। बट देखो, इससे एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, प्रॉब्लम ये होती है ना, ये चीज़ें छुपाने से जितनी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आ रहा है, जितनी गाड़ियाँ रास्ते पे चलती है, उनमें से जितने में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप अकेले हो जो इसका सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, और आप अकेले ही जानते हो, तो होगा ये कि आपने जितनी गाड़ियाँ सॉल्व की, इसके अलावा में जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम आई, वो या तो अपनी गाड़ी का सीधे सीधे फ्रस्ट्रेट होकर गाड़ी बेच देते हैं, जिससे कि एक बड़ा नुकसान होता है पूरी इंडस्ट्री को, कि अब वो बंदा जो कार ओनर था वो अब किसी का कस्टमर नहीं रहा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नुकसान जो पूरी इंडस्ट्री पे हिट हो, आप पे भी हिट हो, दूसरों पे भी हिट हो, ये मैं चाहता हूँ कि ना लोग समझें, हर एक टेक्नीशियन हमारे जो है वो समझे कि ऐसा ना कीजिए। ठीक है, हमारे पास जो भी डिटेल्स होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, हम डायरेक्टली उसको पहले ये माइंड में होता है कि यार इसको पहले शेयर करना है, सॉल्व हुआ इसको पहले शेयर कर दो, ताकि दुनिया में और पूरे देश में हमारे बहुत गाड़ियां हैं, लाखों करोड़ों गाड़ियां हैं, हर महीने 50-50 हज़ार गाड़ियां एक एक ब्रांड बेचता है। आपके पास में काम की कभी कमी नहीं आएगी अगर आपके पास हुनर है। वो उसी इंसान के पास काम नहीं है, या उसी इंसान के पास में काम की कमी है जिसका हुनर का प्रॉब्लम है या जिसकी नीयत सही नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि आपके पास अगर कुछ जानकारी है तो उसे शेयर कीजिए, उसे हो सके उतना जल्दी दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। एंड क्या पता उसी फ़ायदा पहुँचाने में आपको वो इंसान, आपको लोग कुछ ऐसा बता दें जिससे जो आपको नहीं पता था और उससे आपको फ़ायदा पहुँच जाए। ये मैं एज अ ट्रेनर जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, इस चीज़ का मुझे फ़ायदा डेली पहुँचता है। मेरे जितने स्टूडेंट यहाँ आते हैं उन सभी से मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, एंड उन सभी को मैं जो आता है मैं तो वो सिखाता ही हूँ, बट साथ ही साथ उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि हम एक ओपन नेचर रख के काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता था, और आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे एंड इसको अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहले ये समझिए दोस्तों, ये फिल्टर सर्किट से ये किस में पॉसिबल है? ये सर्किट सिर्फ वहीं पर पॉसिबल है जहां पे आपका इंडक्टिव टाइप क्रैंकशाफ्ट सेंसर लगा होता है गाड़ी के अंदर में, जिसमें 2 वायर का सेंसर होता है एंड 2.5 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट होता है। तो सिर्फ यही बोर्ड नहीं, अगर आपको कोई दूसरा भी ऐसा बोर्ड है, प्रीमियम का हो कि कमर्शियल का हो, किसी का भी हो, अगर उसमें इंडक्टिव टाइप क्रैंकशाफ्ट पोजिशन सेंसर है जिसमें 2.5 वोल्ट जनरेट होते हैं, और फिर उसके सिग्नल के मदद से ईसीएम उसके सिग्नल को कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर को देता है, तो ये सर्किट उस हर ईसीएम के अंदर लगाया जा सकता है। तो मैं आपको एक बिल्कुल फंडामेंटल बेसिस पे समझाऊंगा कि ये पर्टिकुलर जो ईसीएम है इसके अंदर में क्या कनेक्शन कहाँ पे। तो आप यहाँ ओके, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा वायर्स लगे हुए हैं और एक पूरा कंप्लीट सर्किट लगाया हुआ है यहाँ पर
हमारे बोर्ड के ऊपर में। ठीक है, अब मेरा बोर्ड फिलहाल के लिए बंद है, भले कनेक्शन लगे बट बोर्ड बंद रखा है ताकि MCU शॉर्ट ना कर दे ये। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये प्लेट बेसिकली आपको अवेलेबल हो जाता है किसी भी बॉश के 17 सीरीज के बोर्ड में से या 16 सीरीज के बोर्ड से, जिसके अंदर में आपका इंडक्टिव टाइप क्रैंक सेंसर आता है जिस गाड़ी में, उसमें अगर ये 8 लेग की आईसी है तो इससे काम हो जाता है। अब ये ज़रूरत इसकी क्यों है? ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे डस्टर के ECM की ये जो पावर आईसी है यहाँ पर लगी हुई है, ये पावर आईसी ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी क्रैंक सेंसर के सिग्नल को ले करके इसे आउटपुट देने के लिए, इसका आउटपुट माइक्रो कंट्रोलर तक देने के लिए। अब होता क्या है कि क्रैंक सेंसर के अंदर में फॉल्ट आने की वजह से आपका लाइन के अंदर में रेजिस्टर्स फॉल्टी हो जाते हैं, जो कि रेयर प्रॉब्लम है, इस केस में हमारा था। या तो फिर आपकी आईसी के इंटरनल सर्किट में इशू आ जाता है जिस वजह से जो है ये कन्वर्जन करना बंद कर देती है। अब बेसिकली ये सेंसर कैसे काम करता है पहले समझ लीजिए। इंडक्टिव टाइप में होता क्या है, आपका दोनों 2.5 वोल्ट का सिग्नल रिटर्न आएगा सेंसर के पास में से, और वो जा करके आपके आईसी के अंदर में सिग्नल भेजेगा एसी में, अल्टरनेटिंग करंट के वे में, तो एक साइन वेव बन करके सिग्नल आता है। अब माइक्रो कंट्रोलर को साइन वेव समझ में नहीं आती है, उसे सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल समझ में आते हैं जो कि स्क्वायर वेव्स में होते हैं। तो ये उस सिग्नल को कन्वर्ट करता है स्क्वायर वेव में, जिससे कि माइक्रो कंट्रोलर समझ सके कि आरपीएम क्या चल रहा है गाड़ी का करंटली। ओके, अब ये कन्वर्जन जो है वो सिर्फ इस आईसी के अंदर होता है। वो कन्वर्जन क्योंकि बंद हो गया था तो हमें ये एडिशनल सर्किट लगाना पड़ता है जो कि इस आईसी से कन्वर्जन पॉसिबल हो पाता है। तो अंदर का सर्किट आईसी का खराब हुआ था, लेकिन सिर्फ सेंसर का कन्वर्जन का सिग्नल खराब हुआ था। बाकी सब कुछ ये आईसी अपना वोल्टेजेस बना रही है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट जो जनरेट करना चाहिए बाकी पूरे बोर्ड को ड्राइव करने, एवरीथिंग वाज वर्किंग, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ एक ही चीज, सेंसर का जो क्रैंक सेंसर का सर्किट था वो खराब हो गया था। तो उस केस के अंदर में यहाँ पर ये सर्किट लगाया जा रहा है। अब इस सर्किट में लगा क्या क्या हुआ ये मैं समझा देता हूँ। अब देखो, ये सिंपली सर्किट जो है ना, ये निकल जाएगा आपके पेट्रोल के भी 17 सीरीज में से आ जाएगा या डीजल के भी। तो ये फिलहाल के लिए हम लोगों को सोर्स मिला था टाटा नैनो के ECM के अंदर में से। ओके, अब यहाँ पे ये वायर निकल गया बाय द वे, इसको हम लगा देंगे, जोड़ देंगे, कोई बात नहीं, इसे जोड़ करके प्रॉब्लम वापस से सही हो जाएगा। अब ये जो सर्किट है हमारा, इसमें यहाँ पर जो आईसी लगी है ये क्रैंक सेंसर का ड्राइवर है। अब आप वो बोर्ड में कैसे पता करेंगे, आप सिंपली लाइन ट्रेस करेंगे क्रैंक सेंसर की उस बोर्ड में, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी आईसी है जो ये काम करती है सिग्नल कन्वर्जन का। अब ये आईसी के अंदर में आपको चाहिए सिंपली सप्लाई, आईसी को देना होगा ग्राउंड। तो यहाँ जो दो वायर आप देख रहे हो यहाँ पे, ब्लैक वायर और ये येलो वायर, तो ये ब्लैक और येलो वायर जो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों, इसमें से येलो वायर जो है रेफरेंस के लिए है। अब मैं रेफरेंस बोर्ड में 5 वोल्ट का कहीं से भी ले सकता था, यहाँ पर पिन से इसलिए लिया गया है क्योंकि बेसिकली जब दूसरी जगह से लिया हुआ था तो ये वायर जो है ना थोड़े से स्ट्रेच हो रहे थे और बार बार कनेक्शन टूट जा रहा था, तो पिन पर से लेना बेस्ट था। तो पिन पे सोल्डर करके वायर लगा दिया रेफरेंस का, और ग्राउंड का वायर जो है वो पिन पर ही ग्राउंड के लिए उन्होंने लगा दिया है। तो सप्लाई और ग्राउंड मिल गया। अब आईसी के ऊपर में आप सिंपली डेटा शीट देख लेंगे, अगर आईसी डेटा शीट क्रैंक सेंसर के आईसी सिग्नल कन्वर्टर की आईसी डेटा शीट अवेलेबल है, आप वो आईसी डेटा शीट ऐप पर से देख सकते हैं, स्कैन कार्स के, वहाँ पर आप देख लेंगे तो इसके 3, 6 एंड 7 पे ग्राउंड है और 1 नंबर पिन के ऊपर में रेफरेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 पे सप्लाई दिया हुआ है, 3 पे ग्राउंड है और 6 और 7 पे, तो उसमें से 6 पे दिया हुआ है, 7, 6 और 3 आपस में कनेक्टेड है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी कनेक्शन को, कोई ज़रूरत नहीं थी बाकियों को कनेक्ट करने की, क्योंकि बोर्ड में इंटरनली कनेक्टेड है वो। ठीक है, इसके बाद में फिर आपका सिग्नल, तो जब सिग्नल की बात आती है तो सिग्नल इसके अंदर में आउटपुट दे रहा है आपका, तो रेफरेंस और सिग्नल जो इस पर्टिकुलर आईसी को चाहिए वो हमने रेफरेंस दिया हुआ 1 नंबर पिन पे, यहाँ येलो वायर को यहाँ से यहाँ तक जोड़ करके, और उसके बाद में आपका ग्राउंड दिया हुआ है पिन नंबर 4 के ऊपर में ग्राउंड था, पिन नंबर 6 और 7 ग्राउंड था, तो यहाँ से ग्राउंड लेकर के 4 और 6, 7 पे 7 से कनेक्ट करना है। बट तीनों में से किसी एक पिन पे आप कनेक्ट करोगे हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड का इंटरनल ग्राउंड कनेक्टेड होता है, भले ही बोर्ड यहाँ पे कट किया हुआ है बट इंटरनली अभी भी कनेक्टेड है। आफ्टर दैट आपका पिन नंबर 2 और 3 जो है वो दोनों सिग्नल के वायर है। अब 2 को और 3 को आप पिन कहाँ लगाते हो क्रैंक सेंसर के पिन पे, उससे मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पर D3 और D4, इस पिन नंबर पिन आउट में D3 और D4 आपका क्रैंक सेंसर का पिन जो है सिग्नल के वायर्स है। तो इसमें आईसी का पिन नंबर 2 यहाँ पे D3 पे लगे या D4 पे लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसी सिग्नल है तो दोनों भी एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो एक बार वो हमने कनेक्शन कर लिया। अब ये आईसी सिग्नल ले लेगी, सिग्नल इनपुट लेने के बाद में फिर
इसके पिन नंबर 5 से, ओके, इसके पिन नंबर 5 से देन आउटपुट निकल रहा है। तो ये जो आप वायर देख रहे हो ये एक्चुअली पिन नंबर 5 के ऊपर दिया हुआ है। ये पिन नंबर 5 से आउटपुट निकलता है और आपकी जो पावर आईसी है उसके पिन नंबर 36 के लाइन जो बढ़ रही है वो लाइन जाकर के एक रेजिस्टर पे लगती है यहाँ पे छोटे से। उस रेजिस्टर के ऑपोजिट साइड में आपको सिंपली ये वायर जो है ना लगा देना है, जिसके वजह से आपका सिग्नल बाद में उस पॉइंट से एमसीयू तक चला जाएगा। हमने ये देख लिया। अब दूसरी चीज, अब ये जिस किसी भी बोर्ड से आप निकालोगे क्रैंक सेंसर का सर्किट, इसमें ध्यान रखिएगा कि सिग्नल के वायर अगर आप देखोगे तो जहां पे सर्किट शुरुआत होती है वहां पर हमने लगाए हैं, तो उसके बाद के जो रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, आप प्रॉपरली लाइन ट्रेस करोगे सिग्नल की वायर की, तो आपको जो रेजिस्टर्स उसमें लगे हुए हैं 3 रेजिस्टर या 4 रेजिस्टर होता है, डिपेंड करता है कौन सा सर्किट है उसके हिसाब से, बट कोई भी इसके अंदर में काम कर जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट होगा तो नहीं करेगा। तो वो रेजिस्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमको लगाना। तो यहाँ आप देखोगे अगर तो रेजिस्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही लगा हुआ है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर लाइन से देखो आपके सारे रेजिस्टर लगे हुए 1 2 3 4 5, इनसे फिल्टर होते हुए फिर आपका सिग्नल जो है इनसे फिल्टर होते हुए आईसी के अंदर से निकलता है, ठीक है, यहाँ से निकल के इनसे होते हुए फिर आउटपुट के ऊपर में ये जा करके लगता है। आपके D4 D3 जो पिन आउट है वो पिन आउट पे जाके लगता है, और जो उसके बाद में जाकर के जो आउटपुट है ये आउटपुट निकल के बाहर जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर में 2 एडिशनल कलर कोडेड रेजिस्टर भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ 2 रेजिस्टर लगाए हुए हैं। ये 2 रेजिस्टर नहीं, एक्चुअली एक सिंगल रेजिस्टर है। 1 किलो ओम्स का रेजिस्टर चाहिए था, बट 2 अवेलेबल नहीं थे, तो एक सिंगल ही लगाया गया पिन नंबर 5 और पिन नंबर 1 के बीच में। तो ये बेसिकली क्या है, एक बायस रेफरेंस वोल्टेज देने के लिए आउटपुट को लगाया गया था। तो पिन नंबर 1 से लेकर के पिन नंबर 5 को एक बायस देने के लिए 1 किलो ओम के रेजिस्टर के थ्रू कनेक्शन दिया हुआ है, और फिर वहां से सिग्नल निकल के आपके 36 नंबर पिन पे आउटपुट चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सर्किट को फॉर्म कर सकते हो। ये 100% वर्किंग है। आपने देखा फॉल्ट कोड बिल्कुल इरेज हो गया है। ये वायर को हम वापस जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में गाड़ी स्टार्ट थी जैसी वैसी हो जाएगी पूरी तरह से। अब बाद में आप क्या कीजिएगा, पूरा होने के बाद में ये हीट सिंक ट्यूब आती है लार्जर साइज की, इसको सिंपली बोर्ड को इसमें कवर कर लो, वायर सब प्रॉपरली लगाने के बाद कवर कर लीजिए, एंड कवर करने के बाद में इसको हीट कर दीजिए। हीट करने के बाद में ये श्रिंक हो जाएगा और इसको प्रॉपरली होल्ड कर लेगा। और ये वायर को भी हम जो है इस आईसी के पास में यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, लगा देंगे, एंड इस सर्किट को अंदर रख के इजीली आपका जो कवर है, बैक कवर इजीली इसके ऊपर सील हो जाता है, कोई वायर कनेक्शन टूटेगा नहीं उसके अंदर में। ओके, तो आशा करता हूं दोस्तों ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं और इसको एज इट इज रेप्लिकेट कर पाओगे। अब इसमें एक चीज़ है, देखिए, अगर आप ईसीएम रिपेयरिंग बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, आपको उसका फंडामेंटल्स ही नहीं पता है कैसे करना होता है, तो जाहिर सी बात है मैंने जो इंडक्टिव टाइप सेंसर्स और सिग्नल्स एंड रेफरेंसेस एंड बायस वोल्टेजेस की जो बात की है ये शायद आपको नहीं समझ में आई होगी। तो आपको इन चीज़ों के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप फंडामेंटल्स तौर पर सीख करके फिर ये सारे काम खुद करना चाहते हो, तो जैसा मैंने बताया था पहले भी, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप ट्रेनिंग की काउंसलिंग ले सकते हैं। आप क्या करते हैं क्या नहीं आपसे काउंसलर्स पूछेंगे, एंड डिटेल्स जान के आपको जो बेस्ट कोर्स होगा उसमें एनरोल कर लेंगे हमारे। आप चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, जहाँ आप कंफर्टेबल है उस कोर्स में एनरोल कर लिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो साथ वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहिए। अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।